नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान, यानी कि जो अलग-अलग समाज से, अलग-अलग समुदाय से जो बालक आते हैं, उनमें क्या विभिन्नता होती है, इसके बारे में आज समझेंगे हम। ठीक है? तो ये लेसन 12वां है। इसमें हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या होती है और विविध पृष्ठभूमि के जो बालक आते हैं, उनको एक जगह करके कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। इसमें पहला जो टॉपिक है वो समावेशी शिक्षा है। कि समावेशी शिक्षा क्या होता है, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है? तो समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का तात्पर्य है कि समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट करके उन्हें शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना है। यानी कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य यह है कि जो भी समाज में बच्चे हैं किसी भी वर्ग के, उनको एक जगह इकट्ठा करके सभी को सामान्य रूप से शिक्षा दिया जाना। यानी कि कोई भी बालक जैसे विकलांग है या मंद बुद्धि का है या अलग पृष्ठभूमि से आता है, तो सभी जगह को एक जगह इकट्ठा करके शिक्षा दी जाए, ताकि उनमें मतभेद ना हो। हमको उसके तरह नहीं व्यवहार किया जा रहा है, हमको अलग बैठाया जा रहा है, तमाम प्रकार की उनके मन में जिज्ञासा ना पैदा हो। ठीक है? तो समावेशी शिक्षा का मेन तात्पर्य यह है कि समावेशी शिक्षा का बेसिक मतलब यह है कि सभी बच्चे को जो अलग-अलग समुदाय या अलग-अलग शारीरिक क्षमताओं या अलग-अलग विभिन्नताओं के जो बालक हैं, उनको एक जगह एक शिक्षा दिया जाना, वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है? समावेशन का क्या मतलब है, इसको देख ले। इंक्लूसिव का क्या मतलब है, तो इन समावेशन का तात्पर्य है कि इसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है। यानी कि समावेशन का मतलब कि सबको एक साथ लेकर चलना है। इसमें जो विकलांग बच्चे हैं, उनको अलग से ना पढ़ाया जाना, बल्कि सभी बच्चों के साथ ही बैठाकर उनको सभी बच्चों के साथ सामान्य रूप से पढ़ाया जाना। ठीक है? ये समावेशन कहलाता है। यानी समावेशन का मतलब कि जो विकलांग बच्चे हैं, उनको अलग ना बैठाकर जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ बैठाकर एक साथ उनको ज्ञान देना है, ये समावेशन कहलाता है। ठीक है? इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? इसके बाद अगला टॉपिक इसमें है समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला है समावेशी शिक्षा में समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है। यानी जो समावेशी शिक्षा है, वो कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है। यानी सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे तो उनमें एक आगे बढ़ने की प्रोत्साहिता पैदा होगी। ठीक है? जिसमें सभी संस्कृति के साथ मिलाकर आगे बढ़ने की सुनिश्चित अवसर मिलता है। यानी कि जिसमें सभी संस्कृति के जो बच्चे होते हैं, वो एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का अवसर उनको मिलता है। ठीक है? इसके बाद दूसरा है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने को कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। यानी जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षा दी जाती है, उसमें जो जो पिछड़े बालक हैं या कमजोर बालक हैं, उनको अलग से ना बैठाकर एक साथ जोड़ा जाता है। उनको समावेशी शिक्षा में उनको एक साथ बैठाने के लिए नहीं मना किया जा सकता है, यानी कि उनको एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है। ठीक है? इसमें तीसरा है सफल समावेशी शिक्षा के लिए बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में, वो चाहे स्कूल में हो या बाहर, शिक्षा में सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जाने की आवश्यकता होती है। यानी कि सफल समावेशी शिक्षा को बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र से, चाहे वो बच्चे किसी निचले समुदाय से हो या उच्च समुदाय, सभी को एक जगह इकट्ठा करके शिक्षा की सुनिश्चित की जाती है, ताकि इससे समावेशी शिक्षा का विस्तार हो सके। ठीक है? इसके बाद चौथा है समावेशी शिक्षा उसी विद्यालय या शिक्षा की व्यवस्था की ओर संकेत करता है जो उनके शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बिना सभी बच्चों को शामिल किया जाता है। यानी समावेशी शिक्षा का मतलब है कि इसमें किसी बच्चे की शारीरिक बनावट या बौद्धिक क्षमता या भाषाई क्षमता के आधार पर उनको बांटा नहीं जाता है। सबको एक साथ मिलाकर समावेशी शिक्षा दी जाती है, ताकि उनको आगे बढ़ने में मदद मिल सके। ठीक है? तो ये समावेशी शिक्षा की विशेषता थी। इसके बाद अगला हम टॉपिक देखते हैं क्या है। इसके बाद अगला टॉपिक है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। यानी समावेशी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें है असमर्थ बालकों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना। यानी जो असमर्थ बालक है, जो जो पढ़ने में कमजोर है या पढ़ने में उनको कठिनाइयां महसूस हो रही है या उनके पास पढ़ने लिखने के लिए संसाधन नहीं है, तो उनको सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़कर उनको समावेशी शिक्षा में लाया जाता है। ठीक है? ताकि एक साथ सभी बच्चे पढ़ सकें। इसके बाद दूसरा है
बालकों में जागरूकता एवं उत्सुकता की भावना का विकास करना, ताकि वे प्रखर बन सकें, और सभी बालकों को शिक्षा देकर देश की प्रगति में उनके मानव संसाधन क्षमता का अंकों का उपयोग करना। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो सामूहिक शिक्षा के अंतर्गत है, वो बालकों के जागरूकता और उत्सुकता की भावना को विकसित करना है। यानी कि उनमें उत्सुकता की भावना, जानने की भावना विकसित करना है, ताकि किसी चीज को जानना हो तो वो उसको विस्तार रूप से जान सके। ठीक है। तथा शिक्षा का विस्तार करके देश की प्रगति में उनका योगदान देना, ये सामूहिक शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है। इसके बाद तीसरा है बालकों में नैतिक मूल्यों का संचार करना। यानी कि बालक क्या गलत है, क्या सही है, इन चीजों को जान सके, नैतिक तर्क कर सकते हैं कि कौन चीजों से समाज को हानि होती है और कौन किन चीजों से समाज को लाभ होते हैं। ये नैतिक तर्क सामूहिक शिक्षा के उद्देश्य के तहत आते हैं। ठीक है। इसमें चौथा है अध्ययन के द्वारा सभी बालकों की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करना, ताकि उनके विकास में बाधा उत्पन्न ना हो। यानी कि जब सामूहिक शिक्षा के अंतर्गत हम बालकों को पढ़ाते हैं, तो उनमें जो भी भ्रांतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, जो भी उनकी त्रुटियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, ताकि उनके विकास में कोई भी बाधा ना हो सके। ठीक है। तो ये हम लोगों ने सामूहिक शिक्षा के उद्देश्य देखे। इसके बाद अगला हम देखते हैं क्या है। अगला इसमें है टॉपिक निर्धन और पिछड़े वर्ग के बच्चे उनकी शिक्षा। यानी कि जो बच्चे गरीब हैं और पिछड़े वर्ग के हैं, उनकी शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है। इसमें पहला है निर्धनता का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता है। यानी कि निर्धनता मतलब गरीबी हम किसे कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है, उसे हम निर्धनता कहते हैं। जैसे मान लीजिए उसको कपड़ा पहनना है या खाना खाना है, तो वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाता है, तो उसे हम निर्धनता कहते हैं। ठीक है। इसमें यही कहा गया है। इसमें दूसरा टॉपिक है भोजन, वस्त्र, आवास के साथ साथ मानव भी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। ठीक है। निर्धन परिवार अपना पेट ठीक से नहीं भर पाता है, तो बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कहाँ से करेगा। निर्धनता का कुप्रभाव इस वर्ग के बच्चों पर पड़ता है। यानी जो बच्चे गरीब परिवार से होते हैं, वो भोजन, वस्त्र, आवास के साथ साथ अपना पेट ही नहीं भर पाते हैं, जिसके अलावा उनको शिक्षा बहुत दूर तक नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उनको शिक्षा से दूर रहना पड़ता है। तो इसमें कहा गया है कि जो बच्चे अपना या जो परिवार अपना अच्छी तरह से पेट नहीं पाल पाते, अच्छे तरीके से खा या पी नहीं सकते हैं, वो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। इसमें तीसरा देख लेते हैं वो क्या है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में सभी बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया गया। तो इसीलिए 2009 में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, उसके तहत सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया गया, ताकि कोई भी जो परिवार गरीब या अमीर परिवार के हैं, सब एक बराबर हो सके और शिक्षा का ग्रहण कर सकते, ताकि उनको कोई शिक्षा में बाधा ना हो। ठीक है। समाज के पिछड़े और निर्धन वर्ग की आवश्यकताओं को देखते हुए ही मध्य भोजन स्कीम लागू किया गया। यानी जो समाज में जो पिछड़े और गरीब बच्चे हैं, उनको देखते हुए कि ताकि उनको घर पे खाना सुबह मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके तहत जो हम मिड डे मील की योजना का स्कीम बनाया है, वो निर्धन और पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिल सके प्राप्त रूप से, इसीलिए हम मध्याह्न भोजन के लाया गया था। ठीक है। ताकि भूख को शिक्षा से दूर रहने के बहाना ना बनाया जा सके, और अभिभावक भी बच्चे को काम पर भेजना के बदले स्कूल भेजे। तो इसके तहत माध्यमिक भोजन स्कीम लाया गया, ताकि अभिभावक जो है अपने बच्चों को भोजन के लिए या किसी भोजन की समस्या को दूर करने के लिए बच्चे को किसी काम पर ना भेजे, स्कूल भेजे। इसलिए इसमें 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनिवार्य रूप से लाया गया और माध्यमिक भोजन स्कीम को भी लागू किया गया। ठीक है। ठीक है। तो इसमें निर्धन और पिछड़े वर्ग के बच्चे जो होते हैं, वो पीछे रहने का मेन कारण उनका ये होता है कि उनको उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। वो अपने दैनिक स्थिति से जूझते रहते हैं, तो वो पढ़ने में असमर्थ हो जाते थे। ठीक है। इसलिए 2009 में शिक्षा अधिकार अधिनियम लाया गया और मिड डे मील की योजना विकसित की गई। ठीक है। इसके बाद अगला हम टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है। इसके बाद अगला टॉपिक है अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे उनकी शिक्षा। यानी जो अनुसूचित जात है और अनुसूचित जनजाति है, उनके बच्चे की शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए, इसके बारे में इसमें कहा गया है। ठीक है। देख लेते हैं क्या है।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों ही ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ऐतिहासिक कारणों से औपचारिक शिक्षा से बाहर रखा गया। यानी जो अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं, उनको ऐतिहासिक कारणों से औपचारिक रूप से शिक्षा से दूर रखा गया, क्योंकि पहले वर्ण व्यवस्था के रूप में बांटे गए थे, तो केवल जो ऊपरी कास्ट के लोग थे उनको शिक्षा केवल शिक्षा ग्रहण करना होता था, केवल उनको शिक्षा ग्रहण करना होता था, जिसके वजह से अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा से बाहर रखा गया था। लेकिन ये अब धीरे धीरे भावना खत्म हो गई जब से संविधान लागू हुआ। तो इसमें यही कहा गया है कि जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति है उनको कैसे शिक्षा से जोड़ा जाए। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें क्या आ गया है। पहले की जाति के आधार पर विभाजित समाज में सबसे निचले पायदान पर होने का हम दूसरे उनको भौगोलिक अलगाव और सांस्कृतिक अंतरों की मुख्य धारा कहे जाने पर प्रबल एवं समुदाय में अपने हित के लिए हाशिए पर रखा गया। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति है ऐसे समुदाय थे जो ऐतिहासिक कारणों से उनको शिक्षा से दूर रखा गया, और इन्हीं की शिक्षा के लिए अलग अलग तमाम प्रकार के योजनाओं को बनाया गया ताकि इनको शिक्षा से जोड़ा जाए और इनको शिक्षा दिया जाए। ठीक है, और उसमें दूसरा देख लेते हैं कि भारत स्वतंत्रता के बाद शिक्षा एवं अन्य अधिकारों में वंचित समुदाय के उद्धार के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किए गए ताकि उनकी सुनिश्चित विकास हो गए। यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जब से भारत में संविधान बना, संविधान के तहत जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियां हैं उनको अधिकार दिया गया कि वो शिक्षा ले सकते हैं, जिसके तहत उनका आर्थिक और सामाजिक जो भी विकास हो अच्छी तरीके से हो पाए शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, तो शिक्षा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए संविधान में एक प्रावधान किया गया है। ठीक है, ताकि उनको शिक्षा मुख्य रूप से मिल सके। ठीक है, इसके बाद अगला हम टॉपिक देख लेते हैं। अगला क्या है, चलिए अब समझ लेते हैं कि विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के उचित समावेशन के लिए प्रमुख सुझाव क्या है। पहला है संस्थानागत सुधार। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे की विद्यालय व्यवस्था का प्रबंध कराना। जो पिछड़े और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए विद्यालय की व्यवस्था कराना। ठीक है, और दूसरा है समावेशी कक्षा में प्रतियोगिता और ग्रेड पर कम बल दिया जाना चाहिए तथा विद्यार्थियों के लिए अधिक सहकारी एवं सहयोगिता गतिविधि अपनाएं। यानी कहा गया कि समावेशी शिक्षा में प्रतियोगिता और ग्रेडों पर कम बल दिया जाए, यानी बच्चों को उनको अंक से ज्यादा प्रोत्साहित ना किया जाए, मतलब अंक देकर ज्यादा प्रोत्साहित ना किया जाए, बल्कि विद्यार्थियों को सहकारी एवं सहयोग करके एवं सहयोगात्मक गतिविधि अपनाकर उनको शिक्षा दिया जाए। ठीक है, इसके बाद अगला हम देख लेते हैं। अगला क्या है, इसके बाद अगला है विद्यालय पाठ्यचर्या में सुधार, यानी विद्यालय की पाठ्यचर्या में कैसे सुधार करना चाहिए इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है एक समावेशी व्यवस्था में विद्यालयी छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। यानी कि जो समावेशिक शिक्षा है वो विद्यालय में, वो समावेशी जो व्यवस्था है विद्यालयी छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार जो पाठ्यचर्या या सिलेबस बनाए जा रहे हैं उनके अनुसार बनाया जाए, या न उनके अनुसार बनाया जाए, ज्यादा कठिन ना बनाया जाए जिसके कारण बच्चे उनमें रुचि लेकर ना पढ़ सकें और उनका विकास रुक जाए, मैंने पढ़ने में उनकी रुचि कम हो। ठीक है, तो इसलिए जो पाठ्यचर्या है वो बच्चों के आवश्यकता के अनुसार बनाया जाए। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, तो पाठ्यचर्या का उद्देश्य होना चाहिए कि जो भारत के समाज और संस्कृति की सराहना करे तथा विवेचनात्मक मूल्यांकन पर बल दे। पाठ्यचर्या का उद्देश्य होना चाहिए जो भारतीय समाज और संस्कृति की सराहना करे और विवेचनात्मक मूल्यांकन पर बल दे। ठीक है, इसके बाद तीसरा है सुविधाओं से वंचित बच्चे के संज्ञानात्मक सुविधा से वंचित बच्चों के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास, मानसिक विकास आदि के सम्मान का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विविधता को महत्व देना चाहिए। यानी कि जो सिलेबस होना चाहिए वो बच्चों के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास एवं मानसिक विकास का सम्मान करे और उनको ऐसा अवसर उपलब्ध कराना चाहिए जिससे बच्चे समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके। ठीक है, तो पाठ्यचर्या मतलब कि पाठ्यचर्या ऐसे बनाना चाहिए जिससे बच्चे आसानी से उसको ग्रहण कर सके और पढ़ने में रुचि ले सके। ज्यादा कठिन बनाने से बच्चे
सिलेबस को दूर भागते हैं और उनको समझने में कठिनाइयाँ महसूस होती है। ठीक है? इसके बाद अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या है? अगला है शिक्षण शास्त्र में सुधार। यानी शिक्षण शास्त्र में सुधार का मतलब क्या है कि हम जो बच्चों को समझा रहे हैं या ये सिखा रहे हैं, तो किन कारणों से बच्चे में सुधार आ रहा है और किन कारणों से बच्चे में समझने में कठिनाइयाँ महसूस हो रही है, तो हमें शिक्षण तरीकों को सुधारना चाहिए। ठीक है? इसमें कहा गया है। इसको देख लेते हैं और इसमें क्या कहा गया है। और अधिगम संदर्भ को बढ़ावा और प्रजातांत्रिक एवं समांतवादी कक्षा कक्ष व्यवहारों के रूपरेखा के विकास के लिए शिक्षण शास्त्र की विविध पद्धतियों और व्यवहारों को समाहित करने का अत्यंत आवश्यक है, ताकि पाठ्यचर्या को प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। इसमें कहा गया है कि जो अधिगम को सीखने और सिखाने के लिए ये तमाम प्रकार के हम कक्षा कक्ष में जो शिक्षण शास्त्र का प्रयोग करते हैं, उसको विभिन्न विभिन्न तरीकों से बदल के बच्चों को सिखाना चाहिए। ठीक है? ताकि बच्चे अलग अलग तरीके से किसी विषय को सीख सकें और जान सकें। ठीक है? इसके बाद दूसरा है विद्यालय विद्यालय के संज्ञानात्मक वातावरण के सुधार लाने की आवश्यकता है, ताकि शिक्षण एवं बच्चे ज्ञान के निर्माण में अधिगम में खुलकर भाग ले सकें। यानी जो विद्यालय का जो वातावरण है, उसको हमको आसपास के वातावरण को सुधारना चाहिए, ताकि जो बच्चे उस वातावरण में रह के शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, उनका अधिगम वातावरण में खुले विकास के तहत हो सके, जिसके अंतर्गत वो तर्क कर सके और सोच समझ सके। तो शिक्षा शास्त्र में सुधार अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक विधि से बच्चों को पढ़ाने में कुछ बच्चे को समझ आ सकता है और कुछ बच्चे को नहीं समझ आ सकता है। तो ये तमाम प्रकार की बच्चे में जो विभिन्नता अलग अलग होती है, जिसके तहत हमें शिक्षा शास्त्र में सुधार करना चाहिए। ठीक है? इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है? अगला है भाषा के संदर्भ में सुधार। भाषा के संदर्भ में सुधार क्या है कि जब हम किसी स्थानीय भाषा या उसके रीजनल भाषा का प्रयोग करते हैं, तो अलग अलग भाषा जो पृष्ठभूमि के बालक होते हैं, उनकी भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसकी मातृभाषा में शिक्षक को ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, जिसके अंतर्गत उनको समझने में कठिनाइयाँ महसूस ना हो और चीज़ों को अच्छे से जान सकें। ठीक है? तो इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है कि भाषा के संदर्भ में सुधार में पहला इसमें कहा गया है कि स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। यदि यह संभव न हो, तो कम से कम व्याख्या एवं संवाद के लिए स्थानीय भाषा का वरीयता देना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जो स्थानीय शिक्षा जिस माध्यम से हम सिखाते हैं, तो उसमें अगर संभव हो तो शिक्षक को बच्चों के मातृभाषा में चीज़ों को सिखाएं और समझाएं। ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं, दूसरा है भारतीय समाज की बहुभाषी विशेषता। इसमें दूसरा देखते हैं कि भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालयी जीवन को समूह बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी कि जो भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता वाली जो भाषाएं हैं, उसे विद्यालयी जीवन के संसाधन के रूप में एक देखा जाना चाहिए। यानी जो बहुभाषिक जो विशेषता की जो भाषाएं हैं, उसे विद्यालय के जीवन के संसाधन के रूप में हमें देखा जाना चाहिए। ठीक है? इसके बाद तीसरा है एक बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को भाषाओं की विविधता के विषय में जागरूकता लानी चाहिए, तथा विद्यार्थियों को उनकी भाषा का प्रयोग हेतु अनुमति देनी चाहिए। यानी कि जो एक बहुभाषिक कक्षा में जो शिक्षक की भाषाएं हैं, वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो बालक की भाषाएं होती है या जो उसकी मातृभाषा होती है, उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि जो भी शिक्षार्थी या जो भी ताकि जो भी बच्चे हो सके अपने प्रश्नों को अपनी मातृभाषा में आसानी से पूछ सकें और शिक्षक से अच्छी तरह से संवाद कर सकें। ठीक है? ये टॉपिक समाप्त हुआ। इसके बाद हम 13वां पार्ट लेसन को पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।